गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को देख रहे थे और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने सारे तरह के क्लासिफिकेशंस को हमने देख लिया था। आज जो है हम लोग ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन को देखेंगे। EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की हम लोग बात करें तो ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला EMF तीन बातों पे निर्भर करता है। उसमें पहला है ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला EMF तीन कारकों पर निर्भर करता है। उसमें पहला है आपका ट्रांसफार्मर के कोर में पैदा हुआ अधिकतम फ्लक्स जिसको हम लोग बोलते हैं फाई एम। दूसरा जो निर्भर करता है वो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और जिसको हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से दिखाते हैं। और तीसरा होता है वाइंडिंग की लपेटों की संख्या जिसको हम लोग N से डिनोटेट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला EMF फ्लक्स जो है वो तीन कारकों पे निर्भर करता है। पहला ट्रांसफार्मर में कोर हुआ उत्पन्न फ्लक्स जिसको हम लोग फाई एम, जिसको हम लोग मैक्सिमम फ्लक्स बोलते हैं। दूसरा आपका है सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है जिसको F, और वाइंडिंग की लपेटों की संख्या पे निर्भर करता है। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो निश्चित समयांतराल में अपने मान में परिवर्तन करता है। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे 0 से स्टार्ट होकर के यहां पे मैक्सिमम पहुंचता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये मैक्सिमम भाग,
और फिर ये निगेटिव हाफ साइकिल में ये मैक्सिमम भाग। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ जीरो। तो ये जो है 4 टाइम्स डिवाइड होता है। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, ये 4 टाइम्स डिवीजन होता है। तो फ्लक्स का बढ़ना, फ्लक्स का बढ़ना शून्य से अधिकतम, शून्य से अधिकतम मान 5m तक 1/4 साइकिल में 1/4f सेकेंड में होता है। फ्लक्स का बढ़ना शुरू अधिकतम मान 5m तक 1/4 साइकिल 1/4f सेकेंड में होता है। एवरेज रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज फ्लक्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज फ्लक्स, तो फ्लक्स आपका है 5m, टाइम टेकन 1/4f। यदि कॉइल में टर्नों की संख्या n हो तो EMF induced in कॉइल, तो उस कॉइल में उत्पन्न होने वाला इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा? इसको जब हम लोग ऊपर करेंगे तो 4πmF, और इसके बाद नंबर ऑफ टर्नों की संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए, इतना फ्लक्स बढ़ना शुरू हुआ, अधिकतम मान 5m तक 1/4 साइकिल 1/4 सेकेंड। देखिए यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 1/4f सेकेंड। ये वाला भाग यहां से यहां तक एक फ्रीक्वेंसी, और ये एक भाग को 1/4 सेकेंड में पूरा किया। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 5m मैक्सिमम फ्लक्स, टाइम कितना है? तो 1/4f। यदि कॉइल में टर्नों की संख्या नंबर ऑफ टर्नों की संख्या n हो तो EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल 4πfm। ये इसको हम लोग ऊपर कर दिए तो 4πm × f, और नंबर ऑफ टर्न जितना होगा उतना जो है EMF ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। इसको हम लोग जो है n से मल्टीप्लाई कर दिए।
अब देखिए, क्योंकि फ्लक्स बढ़ता घटता रहता है, बढ़ता घटता रहता है, तब एन सुई डाली तब फॉर्म फैक्टर और फॉर्म फैक्टर बराबर आप फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, RMS बाय एवरेज वैल्यू। इससे आप जो है आप पहले से परिचित हैं। अब यहां पर देखिए कि फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है वो होता है आपका 1.11। तो यहां से हम लोग RMS का मान निकाल लेते हैं। तो RMS इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्म फैक्टर 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू। तो ये देखिए, ये RMS इज इक्वल टू 1.11 इंटू एवरेज, और यहां पर हम क्या करेंगे 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू जो हमारा ये है, यहां पे इस मान को रख देंगे। तो 4πmFn, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.44 MFN हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की RMS। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का RMS का मान हो जाएगा E इज इक्वल टू 4.445F इंटू N। लेकिन आप जानते हैं कि फाई एम इज इक्वल टू होता है BM इंटू ए। तो यहां पे आप क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ में फाई एम का मान यहां पे बैठा देंगे। तो 4.44 BM इंटू AF इंटू नंबर ऑफ टर्न। अब यहां पे हम लिखेंगे फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए
तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए टर्न्स की संख्या, टर्न की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है नंबर ऑफ लोड के, नंबर ऑफ लोड के। तो यहां पे आपका हो जाएगा Vp इज इक्वल टू E1 और Vs इज इक्वल टू E2। तो E2, E1 और E2 क्या हो गया, प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ और E2 सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ, और Vp क्या हो जाएगा, प्राइमरी में वोल्टेज और Vs सेकेंडरी में वोल्टेज। तो यहां पे Vs बाय Vp इज इक्वल टू N2 बाय N1 इज इक्वल टू K। और यहां पे Vs और Vp की जगह हम E2 बटे E1 भी कर सकते हैं, क्योंकि Vp इज इक्वल टू E1 और Vs इज इक्वल टू E2। और ये आपका K इज इक्वल टू हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जहां K इज इक्वल टू स्थिर मान है, स्थिर मान जिसको ट्रांसफॉर्मर अनुपात कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मर अनुपात कहा जाता है। तो अब देखिए K क्या हो गया, एक स्थिर मान है जिसको हम लोग K को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफार्मर अनुपात कहते हैं। अब यहां पे दो पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। पहला, यदि N2 N1, तो N2 जो है N1 से बड़ा होगा या K बड़ा होगा 1 से, तब ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप बोलेंगे, स्टेप अप। तब ट्रांसफार्मर को स्टेप अप कहा जाएगा। और दूसरा कंडीशन है कि यदि N2 बड़ा होगा, N2 छोटा होगा N1 से, या K छोटा होगा 1 से, तब ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन कहा जाएगा, स्टेप डाउन कहा
जाएगा या होगा। तो ये तो हो गया आपका कंडीशन, कब आप स्टेप अप बोलेंगे और कब स्टेप डाउन बोलेंगे। और यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान 1 से बड़ा होगा तो स्टेप अप, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान जब छोटा होगा 1 से तो उस कंडीशन में उसको हम लोग स्टेप डाउन बोलेंगे। और यहां से भी आप जैसे क्लियर है, नंबर ऑफ टर्नों की संख्या सेकेंडरी में अधिक प्राइमरी में कम, तो उस कंडीशन में वो स्टेप अप, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या कम होगी, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अब देखिए, अब यहां पर एक हम दिखाते हैं आपको, दोबारा इनपुट VA और आउटपुट VA। तो देखिए, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में हम लोग इनपुट करेंगे और जो हमको आउटपुट मिलेगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि वोल्टेज VP, मतलब प्राइमरी में जो हम लोग वोल्टेज देंगे तो वो जो वोल्टेज जाएगा उसमें, उसके साथ कुछ ना कुछ करंट होगा। इसके बाद सेकेंडरी में भी जो हमको आउटपुट मिलेगा, वहां पर भी हमको सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा और सेकेंडरी में हमको करंट मिलेगा। तो अब हम लोग देखिए, ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर या तो स्टेप डाउन होगा या स्टेप अप होगा। तो जैसा अगर मान लिया जाए कि अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, तो स्टेप अप में क्या होगा कि सेकेंडरी में वोल्टेज अधिक होगा, तब तो स्टेप अप कहा जाएगा। तो प्राइमरी में वोल्टेज कम, सेकेंडरी में ज्यादा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहां से ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वो KVA में होती है। तो ये तो हो गया KVA में। तो K जो है ये तो किलो कहते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो वोल्टेज और एम्पियर पे निर्भर करता है। तो वोल्टेज जब यहां कम जाएगा तो करंट यहां पे ज्यादा, और यहां पे वोल्टेज जब ज्यादा जाएगा तो यहां पे करंट कम मिलेगा। अगर यदि दूसरे तरीके से इसको देखें, अगर यहां पे वोल्टेज ज्यादा गया तो करंट जो है यहां पे कम जाएगा, और यहां पे अगर यदि वोल्टेज जो है कम हो गया तो करंट यहां पे ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में जो VA है, वोल्ट और एम्पियर, ये समान रहेगा। उसमें जो भी कुछ होगा वो लॉसेस होंगे, जो भी यानी कि करंट वोल्टेज लॉस होता है उसको हम लोग जो है लॉसेस के द्वारा फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग आयरन लॉस, कॉपर लॉस के द्वारा हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब देखिए यहां पर VP बाय VS इज इक्वल टू, तो IS तो यही रह गया, अब बटे IP। और एक इससे पहले हमने आपको किया था जो VP बाय VS था, तो VP N1 हो जाएगा और VS में आपका N2 हो जाएगा, और इतना बराबर आप लिखेंगे 1/K। और अगर यदि इसको पलट देंगे तो VS बाय VP IP बटे
IS/N2/N1 इज इक्वल टू के। ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मतलब कि आप इससे फाइनली इस पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको जो है पसंद आया होगा, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया उसको आप जो है व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।